आज हम देखेंगे एसिड प्रॉपर्टीज़ इन डीबीएमएस कि ये एसिड प्रॉपर्टीज़ होती क्या है और डीबीएमएस के अंदर हमें इन प्रॉपर्टीज़ की रिक्वायरमेंट क्यों है, ये आज की क्लास में हम देखेंगे। लास्ट क्लास के अंदर हमने डेटाबेस लैंग्वेजेस क्या होती है, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल और टीसीएल के बारे में समझा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रांजैक्शन क्या होता है। हम दिन में कम से कम आप लोग ट्रांजैक्शन वर्ड को यूज़ करते ही होंगे और ट्रांजैक्शन भी करते होंगे। जब आप एटीएम में जाते हैं, अपने पैसे या तो विथड्रॉल करते हैं या फिर क्रेडिट करवाते हैं, तो वो क्या हो रही है वहाँ पर, वो ट्रांजैक्शन हो रही है। अब ट्रांजैक्शन क्या है, तो डीबीएमएस के कंटेक्स्ट में ट्रांजैक्शन जो है एक सिंगल लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क है दैट एक्सेस एंड पॉसिबली मॉडिफाइज द कंटेंट ऑफ ए डेटा बेस। ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन एक सिंगल सी लॉजिकल यूनिट है जो क्या करती है कि हमारे डेटाबेस के कंटेंट को एक्सेस कर सकती है और मॉडिफाई भी कर सकती है। अगर आप बैंक में जाते हैं और वहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपका डेटाबेस चेंज होता है ना, आपका बैंक में जो अकाउंट है उसके अमाउंट में चेंजेस होते हैं। तो वो क्या हो रहे हैं, वो ट्रांजैक्शन की वजह से होते हैं। अब ये ट्रांजैक्शन क्या करती है? ट्रांजैक्शन जो है हमारे डेटा को एक्सेस कर सकती है और क्या क्या कर सकते हैं हम रीड ऑपरेशन कर सकते हैं और उसके अलावा राइट ऑपरेशन भी कर सकते हैं। जैसे हम पैसे जमा कर सकते हैं, क्रेडिट भी कर सकते हैं और उसको विथड्रॉल भी कर सकते हैं। अब आगे देखिए कि इन ऑर्डर टू मेंटेन कंसिस्टेंसी इन ए डेटाबेस बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांजैक्शन सर्टेन प्रॉपर्टीज आर फॉलोड, दीज आर कॉल्ड एसिड प्रॉपर्टीज। अब मान लो आप बैंक में गए, आपने वहाँ पे पैसे जमा करवाए, लेकिन आपके अकाउंट में जो बैलेंस था आपका वो अभी तक पहले वाला ही दिखा रहा है, मतलब अपडेट ही नहीं हुआ। तो ये क्या हुआ, ये कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम है। ये अब इन्हीं प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए डेटाबेस जो है एसिड प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है। ऐसी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है कि आपका डेटा आधा अधूरा ही अपडेट हो गया, या फिर आपने विथड्रॉल किया और पैसे बाहर नहीं निकले लेकिन पैसे अकाउंट में से कट हो गए। ऐसी चीज़ें आपके सामने आती है ना, आप अपने डेली रूटीन में ये सब कभी ना कभी आपने फेस किया होगा। अब इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डेटाबेस कौन सी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है? एसिड प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है। आपको अभी समझ में आ गया होगा कि ट्रांजैक्शन क्या होती है और ये एसिड प्रॉपर्टीज़ क्यों ज़रूरी है। अब एसिड प्रॉपर्टीज़ से क्या मतलब है? एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। अब सबसे पहले हम देखते हैं एटोमिसिटी के बारे में। एक लाइन में अगर हम इसको समझे तो एटोमिसिटी का मतलब है ऑल और नथिंग, या तो सब कुछ या कुछ भी नहीं। इस रूल को ये फॉलो करती है। एग्जाम्पल से समझिए कि यहाँ पे दो ट्रांजैक्शन हो रही है, ए और बी। ठीक है, कितनी ट्रांजैक्शन हो रही है यहाँ पर? 2 ट्रांजैक्शंस है, ए और बी। ए ट्रांजैक्शन में क्या काम हो रहा है कि पहले मेरा बैलेंस 300 था, मैंने उसमें से 100 डेबिट कर दिया, अवेलेबल होना चाहिए 200। बी ट्रांजैक्शन में क्या होना चाहिए कि बैलेंस 300 था, क्रेडिट किया 100 और अवेलेबल कितना बचना चाहिए? 400। लेकिन यहाँ पे देखो 300 शो हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए ट्रांजैक्शन तो सक्सेसफुल हो गई, लेकिन बी ट्रांजैक्शन जो है वो क्या हो गई? फेल हो गई। ए ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुई और बी क्या हो गई? फेल हो गई। अब ये जो है ना, यही प्रॉब्लम क्या है? एटोमिसिटी की प्रॉब्लम है। मतलब एटोमिसिटी इस प्रॉब्लम को क्या कर रहा है? दूर कर रहा है। क्या करेगा कि या तो ए और बी दोनों ट्रांजैक्शन हो या फिर इनमें से कोई भी ना हो। ये क्या कहलाती है? ये चीज़ एटोमिसिटी कहलाती है। या तो सारी ट्रांजैक्शन एक साथ हो या फिर कोई भी ना हो।
अब ये कैसे करेगा इस चीज़ को, तो जो एटॉमिसिटी है उसके अंदर जो पूरी ट्रांजैक्शन है हमारी प्रोसेस की वो एक बार में ही होगी, या तो वो एक बार में होगी या वो ट्रांजैक्शन नहीं होगी। बीच का कोई रास्ता नहीं है कि आधी हो गई आधी नहीं हुई। ठीक है, ये समझ आया आपको एटॉमिसिटी के बारे में कि बीच का इसमें कोई भी रास्ता नहीं होगा, या तो ए और बी दोनों ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होंगी या फिर कोई भी नहीं होगी। अब इसमें देखिए दो ऑपरेशंस यहाँ पे यूज होते हैं, एक होता है अबॉर्ट और एक होता है कमिट। अगर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं हुई तो क्या हो जाएगी, वो ट्रांजैक्शन हमारी अबॉर्ट हो जाएगी और वो चेंजेस डेटाबेस पे विजिबल नहीं होंगे। जैसे दूसरा क्या है हमारा कमिट, अगर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुई तो आपके चेंजेस विजिबल हो जाएंगे। अब कई बार आप पैसे निकालते हो, पैसे बाहर नहीं आते लेकिन अकाउंट में से कट हो जाते हैं, बाद में वो क्या होता है, वो आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है और आपका बैंक बैलेंस पहले जैसा हो जाता है। ये चीज क्या है, एटॉमिसिटी। सेकंड देखिए कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी को एक लाइन में कैसे समझें कि हमारा डेटा हमेशा करेक्ट होना चाहिए, इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखना चाहिए। अब इंटीग्रिटी को मेंटेन रखने का क्या मतलब है कि ट्रांजैक्शन से पहले और ट्रांजैक्शन के बाद हमारा डेटा क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस चीज को हम एक एग्जाम्पल से अगर समझे कि यहाँ पे हमारी दो ट्रांजैक्शन हो रही है T1 और T2। ठीक है, दो ट्रांजैक्शन है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये बिफोर नहीं है, ये दोनों में ही टोटल आफ्टर है। ठीक है, टोटल आफ्टर T1 और टोटल आफ्टर T2। तो जब T1 ट्रांजैक्शन होगी तो 500 + 200 = 700 होना चाहिए, और जब T2 ट्रांजैक्शन होगी तब 400 + 300 = 700 होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि T1 ट्रांजैक्शन तो कंप्लीट हो गई, मतलब डेटा 700 हो गया, और T2 ट्रांजैक्शन फेल हो गई, वो डेटा 700 नहीं हुआ। तो अब ये क्या है, ये आधा अधूरा वहाँ पे क्या दिखाई देगा, हमें रिजल्ट दिखाई दे रहा है कि T1 का रिजल्ट 700 दिखाई दे रहा है लेकिन T2 का कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये क्या हुआ, इनकंसिस्टेंट हुआ। इनकंसिस्टेंट को आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि जब तक ये दोनों ट्रांजैक्शन कंप्लीट ना हो जाए ना, वो इंटरमीडिएट रिजल्ट को ना शो करे, जो बीच में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ना वो उनको विजिबल ना करे। जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाए तभी हमारा रिजल्ट क्या हो, विजिबल हो। और इसी चीज को क्या कहते हैं, कंसिस्टेंसी कहते हैं। अगर बीच वाला रिजल्ट हमारा इंटरमीडिएट रिजल्ट विजिबल होगा तो क्या होगा, हमारा डेटा इनकंसिस्टेंट रहेगा और करेक्टनेस की प्रॉब्लम भी वहां पे, मतलब इनकरेक्टनेस की प्रॉब्लम भी वहां पर आएगी। तो इतनी बात हमें समझ आई। अब यहाँ पे देखो कि कंसिस्टेंसी के अंदर जो आपकी वैल्यू है ना वो प्रिजर्व होनी चाहिए। वैल्यू प्रिजर्व होने का मतलब क्या है कि अगर आपका डेटा, आपकी ट्रांजैक्शन फेल हो गई तो जो आपकी पहले वाली प्रिजर्व वैल्यू है वो उसी को शो करे। इतना हमें समझ आया कि कंसिस्टेंसी क्या होती है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी आइसोलेशन की। आइसोलेशन की थर्ड प्रॉपर्टी है, आइसोलेशन को एक लाइन में कैसे समझेंगे कि आइसोलेशन का मतलब होता है सेपरेशन। अब सेपरेशन कैसे काम करेगा कि जो हमारा डेटाबेस होता है उसके अंदर कॉन्करेंटली, मतलब एक साथ मल्टीपल प्रोसेसेस हो रही होती है ना, मल्टीपल प्रोसेसेस होती है, लेकिन अब वो प्रोसेस जो है एक दूसरे में इंटरफेयर ना करे, वही क्या चीज है, आइसोलेशन। अगर डेटाबेस में दो ऑपरेशन एक साथ हो रहे हैं तो वो दोनों जो ऑपरेशंस है वो एक कंप्लीट होने के बाद ही दूसरा स्टार्ट हो। ठीक है, अगर दो ऑपरेशन डिफरेंट डेटाबेस के अंदर हो रहे हैं तो वो जो दोनों ऑपरेशन है वो एक दूसरे में इंटरफेयर ना करे, इसी चीज को आइसोलेशन कहते हैं। किसको कहते हैं कि जो डेटा है, जो ट्रांजैक्शंस हो रही है, ऑपरेशंस हो रहे हैं,
वो एक दूसरे में इंटरफेयर ना करे। अगर सेम डेटाबेस के अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं तो पहले एक ऑपरेशन कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद दूसरा स्टार्ट होगा। When two or more transactions occur simultaneously तो consistency should remain maintained। अब ये वही बात आ गई कि अगर ऑपरेशंस एक साथ हो रहे हैं तो कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए, वैल्यू प्रिजर्व होनी चाहिए, इंटरमीडिएट रिजल्ट को वो शो नहीं करे। ठीक है, ये क्या थी हमारी आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब क्या है कि मल्टीपल प्रोसेसेस एक दूसरे में इंटरफेयर ना करें। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें हमारा एक एग्जांपल है कि x इज इक्वल टू 500 है और y इज इक्वल टू भी 500 है। दो ट्रांजैक्शन हो रही है T1 और T2। T1 ट्रांजैक्शन क्या कहती है कि रीड x, मतलब x की वैल्यू कितनी है 500, x इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 100, तो अब x की वैल्यू कितनी हो गई 50,000। उसके बाद राइट x का मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू सेव हो गई। अब रीड y की वैल्यू रीड करेंगे, कितनी है 500, y इज इक्वल टू y माइनस 50, कितनी हो जाएगी 450, और राइट y, इसका मतलब क्या हुआ y की वैल्यू भी क्या हो गई सेव हो गई। T1 ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल रही। T2 के अंदर रीड x, अब x की वैल्यू कितनी है 50,000, रीड y कितनी है 450। अब z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई कितनी हो जाएगी 50,450। राइट z मतलब कि उसकी वैल्यू क्या कर दी है सेव। अब ये रिजल्ट कब आएगा, जब T1 और T2 दोनों ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल रहेगी। अब मान लो कि T1 ट्रांजैक्शन बीच में ही फेल हो गई। कहाँ पे फेल हो गई, वो रीड y के बाद वो फेल हो गई, मतलब आगे की जो दो लाइनें थी, दो स्टेटमेंट थी, वो उसने कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं करी। अब यहाँ पे क्या होगा, और अगर आइसोलेशन की प्रॉपर्टी नहीं है तो T2 क्या करेगा, y की वैल्यू को कितना रीड करेगा 500, और z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50,500। हमारा डेटा क्या हुआ यहाँ पे इनकंसिस्टेंट रहा, गलत रहा। तो यही चीज़ क्या थी, इसी चीज़ को किस में रिमूव किया गया, आइसोलेशन प्रॉपर्टी में। आइसोलेशन कहती है कि अगर T1 ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी तभी T2 ट्रांजैक्शन स्टार्ट होगी। T1 ट्रांजैक्शन बीच में ही फेल हो गई और फिर भी T2 ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो गई तो हमारा डेटा क्या आएगा, गलत आएगा, कंसिस्टेंट नहीं आएगा। तो इतना आपको समझ आया कि आइसोलेशन के अंदर एक्चुअली में क्या हो रहा है। अब बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी ड्यूरेबिलिटी के बारे में। ड्यूरेबिलिटी के बारे में तो देखिए कि ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या होता है। दिस प्रॉपर्टी ensures that once the transaction has completed execution, the updates and modifications to the database are stored in and returned to disk and they persist even if a system failure occurs। क्या मतलब हुआ इस पूरी लाइन का कि अगर हमने कोई ट्रांजैक्शन करी है और वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई, सक्सेसफुल हो गई, तो जो भी चेंजेस हुए हैं, जो भी मॉडिफिकेशंस हुए हैं ना, उन सब को डिस्क में क्या करना है, हमें स्टोर करना है। और वो डिस्क कैसी होगी, नॉन वॉलेटाइल डिस्क में स्टोर करना है, जिससे कि अगर कोई सिस्टम फेलियर आ भी जाए तो हम वहाँ से डेटा को क्या कर सके, रिकवर कर सके। तो ड्यूरेबिलिटी क्या मतलब हुआ, ड्यूरेबिलिटी का यूज़ होता है डेटा की रिकवरी में। अब हमने ये चार प्रॉपर्टी यहाँ पे देखी, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। एटॉमिसिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ट्रांजैक्शन मैनेजर। क्या कहती है ये प्रॉपर्टी, ऑल और नथिंग। कंसिस्टेंसी के लिए एप्लीकेशन प्रोग्रामर रिस्पॉन्सिबल रहेगा और ये प्रॉपर्टी कहती है कि डेटाबेस जो है ट्रांजैक्शन से पहले और बाद में क्या रहना चाहिए, कंसिस्टेंट। आइसोलेशन को कॉन्करेंसी कंट्रोल मैनेजर रिस्पॉन्सिबल रहेगा। इसमें क्या कहती है कि जो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस है वो बिना इंटरफेयर के अपना काम करे।
ड्यूरेबिलिटी रिकवरी मैनेजर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल रहेगा। इसमें होता है कि जो हमारी सक्सेसफुल ट्रांजैक्शंस होती है उनके चेंजेस को क्या कर दिया जाए, हार्ड डिस्क में या नॉन वोलेटाइल मेमोरी में स्टोर कर दिया जाए। अब एडवांटेजेस देखिए, डेटा इनकंसिस्टेंसी यहाँ पे बनी रहती है, इंटीग्रिटी बनी होती है, कॉन्करेंसी कंट्रोल को हम रिड्यूस अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, रिकवरी भी यहाँ पे होती है। डिसएडवांटेज क्या है, एडिशनल प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है, इसीलिए ओवरहेड परफॉर्मेंस ओवरहेड इंक्रीज हो जाता है। स्केलेबिलिटी का भी इशू आता है क्योंकि बहुत सारी ट्रांजैक्शंस एक साथ हो रही होती है। कॉम्प्लेक्सिटी की भी प्रॉब्लम है यहाँ पे क्योंकि रिसोर्सेज और एक्सपर्टाइज की रिक्वायरमेंट होती है और मैनेज करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन इसकी एडवांटेजेस इतने ज़्यादा है कि इन एडवांटेजेस में इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो जाते हैं, हाइड हो जाते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास एसिड प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिलेशनल मॉडल एंड कीज इन डेटाबेस और साथ साथ हम देखेंगे एसक्यूएल लैंग्वेज में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो। थैंक यू।